Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Let us start our today's assignment. And you know that in your previous lecture, we just read about the fourth chapter. We just completed our fourth chapter from the novel Mr. Chips. And today we will complete its exercise, including synonyms and क्वेश्चन आंसर्स। तो आज बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है इसी की हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में शामिल होंगे आपके सिनोनिम्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी। यस, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा बेटा एक काम और करेंगे। ये काम करने के बाद आपके पास जो ट्रांसलेशन पैसेजेस सॉल्व्ड है वो हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 33। फर्स्ट टर्म सिलेबस में आपसे 2 या 3 लेक्चर्स में मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हुई हूँ और यकीनी तौर पर आपने नोट डाउन किया होगा। तो बेटे ट्रांसलेशन पैसेजेस अनसीन करना है हमने 1 to 12। तो आज के इस पीरियड में जो अनसॉल्व्ड ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस हैं वो हमारी शामिल होंगी। अनसॉल्व्ड ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस नंबर 1 and 2। ठीक हो गया बेटे, आपकी असाइनमेंट में ये भी शामिल है। चलें जी, सबसे पहले मिस्टर चिप्स चैप्टर 4 और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी बेटे, आपके सिनोनिम्स में देख लीजिएगा, मेरे पास है पेज नंबर 118। सिनोनिम्स में है स्टर्ड। स्टर्ड का मतलब क्या होता है? मुतहरिक होना, मुतासिर होना, इंस्पायर होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है इंस्पायर्ड और यही इसका आंसर होगा। नंबर 2 एरोमा। एरोमा हमने अभी डिस्कस किया, फ्रेगरेंस, खुशबू को कहा जाता है। तो नंबर बी पे लिखा है फ्रेगरेंस, खुशबू, ये इसका आंसर होगा। नंबर 3 टेंगल्ड। टेंगल्ड होता है मिक्स्ड, कन्फ्यूज्ड, जम्बल्ड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है जम्बल्ड और यही इसका आंसर है। नंबर 4 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस होता है पास्ट मेमोरीज, आपकी यादें, पुरानी यादें। तो बी ऑप्शन पे लिखा है मेमोरीज और ये आंसर होगा। नंबर 5 बोर्डेड। ये अभी पढ़ा हमने सब रिसेंटली लास्ट लेक्चर में। बोर्डेड का मतलब रिहाइश पजीर होना, ठहरना, लॉज्ड। तो ए ऑप्शन लॉज्ड इसका आंसर है। नंबर 6 वेविंग। वेविंग का मतलब सिग्नलिंग, सिग्नलिंग इशारा करना, ठीक है, टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मैसेज थ्रू सिग्नलिंग, ठीक है। तो सिग्नलिंग, वेविंग का मतलब सिग्नलिंग। लेज। लेज होता है उभरी हुई चट्टान को कहा जाता है, एक ऊंचाई पर मौजूद ऊंची चट्टान। रिज कहा जाता है, RIDGE। तो ऑप्शन ए आंसर है। नंबर 8 हेसेंड। हेसेंड का मतलब जल्दी करना, हरिड। तो बी आंसर हरिड इसका जवाब होगा। नंबर 9 रेंज्ड। रेंज का मतलब होता है मोच आ जाना पाँव में, स्प्रेन्ड। तो यहाँ डी ऑप्शन स्प्रेन्ड आंसर है। नंबर 10 रेलिश। रेलिश का मतलब होता है टेस्ट, किसी चीज़ का मज़ा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन टेस्ट इसका आंसर होगा। नंबर 11 एट होम। एट होम मीन्स कंफर्टेबल, आरामदेह, पुरसकून होना। सो नंबर सी इज़ द आंसर एंड दैट इज़ comfortable. Number 12 conventional. Conventional mean old fashioned, orthodox, पुराने ख्यालात रखने वाला। तो ए ऑप्शन ओल्ड फैशनड इसका आंसर होगा। नंबर 13 हेवन। हेवन मीन रिफ्यूज, पनाहगाह। तो नंबर बी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नंबर 14 इनोवेशंस। इनोवेशन होता है नई नित नई चीज़ें जो तख्लीक की जाए, न्यूनेस। तो ए ऑप्शन न्यूनेस इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं हम नंबर 15 पे डिसटेस्टफुल। डिसटेस्टफुल होता है अनप्लेजेंट, नाखुशगवार सा। तो डी ऑप्शन लिखी है अनप्लेजेंट, ये इसका आंसर है। नंबर 16 क्रेज। क्रेज होता है दीवानगी, मैडनेस। बी ऑप्शन मैडनेस इसका आंसर होगा। नंबर 17 टेकन अप। टेकन अप का मतलब एडॉप्टेड, इख्तियार करना। तो ए ऑप्शन इसका जवाब है। नंबर 18 होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब एनकरेज, एंडोर्स, अप्रूव करना। और टू अप्रूव इट मीन्स अप्रूव, एंडोर्स। तो आपके पास एंडोर्स ऑप्शन मौजूद है सी पे। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एंडोर्स यानी कि तायद करना, तस्दीक करना। फिर नंबर 19 पे आ जाएगा वेग।
वेग का मतलब होता है अनक्लियर, गैर वाजे, तो सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 20 टिमिड। टिमिड होता है सहमा हुआ, बुज़दिल, डरपोक, शाय, सी ऑप्शन आंसर है। 21 डेलिकेट। डेलिकेट होगा सॉफ्ट, बहुत ही नरम मिजाज, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सॉफ्ट आंसर है। 22 डिस्टेंट। डिस्टेंट है दूर, बहुत दूर का, दूर पर बहुत दूर मौजूद चीज़, रिमोट, तो सी ऑप्शन रिमोट आंसर होगा। नंबर 23 शिवलरी। शिवलरी होता है एक वकार और बहादुरी, गैलेंट्री, तो डी ऑप्शन गैलेंट्री इसका आंसर है। टर्न द टेबल्स एक इडियम है, इसका मतलब होता है रिवर्स द सिचुएशन, हालात का रुख बदल देना, तो डी ऑप्शन रिवर्स द सिचुएशन ये इसका आंसर होगा। 25 फ्लैशिंग। फ्लैशिंग होता है शाइनिंग, चमकदार, तो सी ऑप्शन शाइनिंग आंसर होगा। 26 फ्रेकल्ड। फ्रेकल्ड मीन स्पॉटेड, दाग पड़े होना जल्द पर, तो स्पॉटेड सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 27 पे है स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड होता है लाइट ब्राउन कलर, तो सी ऑप्शन लाइट ब्राउन जो है वो इसका आंसर होगा। फिर है 28 पे गवर्नर्स। गवर्नर्स हमने बात की थी, ट्यूटर होता है, तो यहाँ पर ट्यूटर सी ऑप्शन पे लिखा है, ये इसका आंसर है। आर्टिकुलेट होता है एक्सप्रेसिव, यानी अपने बातों का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इजहार करने वाला, हु इज़ एबिलिटी टू चैट, टू कन्वर्स विद अदर पीपल फ्रेंकली एंड इन डेप्थ, जो लोगों से डेप्थ में जाकर बात कर सके, बड़ी एक्सप्रेसिव, तो यहाँ पर ए ऑप्शन एक्सप्रेसिव जो है इसका आंसर होगा। नंबर 30 कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है? अपोज, मुखालफत करना, तो बी ऑप्शन अपोज इसका आंसर है। फिर 31 पे रिपेल। रिपेल का मतलब डिसवेट करना, डिस्करेज करना, टू फील डिस्गस्टेड, डिसवेट करना, कराहत महसूस करना, बेजारी महसूस करना, तो डी ऑप्शन डिसवेट आंसर होगा। फिर 32 पे आपके पास इडियम आ गया, ओवर, हेड्स ओवर हील्स, मुकम्मल तौर पर, हेड्स ओवर हील, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर इसका आंसर है। जी बेटे क्वेश्चन आंसर की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में देखिएगा, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग डिड स्टर मिस्टर चिप्स मेमोरीज, तो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मिस्टर चिप्स की यादों को मुतहरिक किया? आपने पढ़ा था द वार्मथ ऑफ फायर and the gentle aroma of tea. The warmth of fire and gentle aroma of tea stirred the memories of chips. कि यानी चाय की महक और जो आतिशदान के पास जो हीट थी, जो तपिश थी, जो हरारत थी, हिद्दत थी, ये सब चीज़ों ने उसकी मेमोरीज़ को गरमा दिया। When was Chips appointed house master? कब अपॉइंट हुआ था? It was in 1896. And what was the age of Chips that time? He was 48 years. Who went with Mr. Chips to Lake District? Lake District उसके साथ कौन गया था? His close friend Roughton, his colleague Roughton went up to Lake District with him. किसके लिए गए थे वो वहाँ पर? To spend their summer vacation. How much time did Chips and Roughton spend together there? उन्होंने कितना टाइम गुजारा वहाँ पर? They spent a week together walking and climbing. ठीक है जी, एक हफ्ता गुजारा। Where did Mr. Chips stay in the Lake District? Lake District में वो कहाँ ठहरे हुए थे? He stayed alone in a small farmhouse at Waysdale Head. Waysdale Head के मकाम पर ठहरे हुए थे। How did Mr. Chips meet Catherine for the first time? फर्स्ट टाइम कैसे मिले? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आपने देखा कि वंस मिस्टर चिप्स वॉज क्लाइंबिंग द ग्रेट गैबल, ही सॉ अ गर्ल हु वॉज वेविंग हर हैंड, हु वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डेंजरस लुकिंग rock. So that is why he moved or rushed towards her. In his attempt to save the girl, he slipped and sprained his ankle. And the girl, along with her close friend, took Mr. Chips to the farmhouse. And then क्या हुआ? Continued looking after him. How did Chips feel in the company of women? Women की company में कैसा महसूस करता था? He never felt comfortable. He never felt at ease in the company of women. He considered the women of the 19th centuries a monstrous creature. वो कहता था ये खौफनाक मखलूक है ख़वातीन 19वीं सदी की, which filled him with horror. वो खौफज़दा हो जाता था।
वाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नर्ड शॉ एंड इब्सन एंड बाईसाइकिलिंग, ये चीज़ें उसे क्यों पसंद नहीं थी? इब्सन, बाईसाइकिलिंग, बर्नर्ड शॉ राइटर जो है या इब्सन, उसे क्यों पसंद ना था? एक्चुअली ही डिड नॉट लाइक द मॉडर्न वेमेन ऑफ 90s एंड ही वॉज शॉक्ड टू सी द वेमेन राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड रीडिंग इब्सन और बर्नर्ड शॉ, ठीक है, बिकॉज ही डिसलाइक द वेरी व्यूज़ एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ दीज राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एज। उसे मॉडर्न एज की ख़वातीन जो हैं उनकी मॉडर्निटी, न्यूनेस पसंद नहीं थी, इसी तरह से वो मॉडर्न राइटर्स को पसंद नहीं करता था। वट नोशन डिड चिप्स हैव अबाउट वेमेन, वेमेन के बारे में वो क्या सोचता था? दैट वेमेन वर टिमिड, नंबर 1 टिमिड, वीक एंड डेलिकेट, एंड दैट नाइस मैन शुड ट्रीट दैम विथ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट रिमोट गैलेंट्री, के मर्दों को उनके साथ वक़ार और शाइस्तगी से पेश आना चाहिए। वट नोशन डिड चिप्स हैव अबाउट वेमेन, वेमेन ये आपने पढ़ लिया। कुड चिप्स एक्सपेक्ट अ वेमेन ऑन ग्रेट गैबल, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता था कि ग्रेट गैबल नामी पहाड़ पर कोई खातून चढ़ी हुई है? नो, ही डिड नॉट बिलीव दैट वेमेन दैट एनी वेमेन कुड बी देयर बिकॉज ही बिलीव दैट वेमेन शुड नॉट बी सो बोल्ड एज टू क्लाइम द हिल्स एंड माउंटेन्स। वो ये समझता था ख़वातीन को इतना आज़ाद नहीं होना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए कि वो माउंटेनियर बन जाएं। गिव फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, कैथरीन ब्रिजेस के फिजिकल डिस्क्रिप्शन आपने देना है। कैसी थी वो? आपने पढ़ा कि शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज एंड शी हैड फ्रैकल्ड चिक्स एंड हर हेयर वर स्ट्रॉ, शी वॉज हैविंग स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। आगे देखते हैं। वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल, क्यों बाईसाइकिल पे उसे मिलने जाती थी? बिकॉज शी थॉट हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट विच चिप्स हैड टू फेस, ठीक है। हाउ डिड कैथरीन थिंक अबाउट चिप्स एट फर्स्ट, तो एट फर्स्ट चिप्स के बारे में वो क्या सोचती थी? शी थॉट हिम टू बी अ क्वाइट मिडल एजेड सीरियस लुकिंग अ बोर मैन, वो समझती थी कि ये बहुत ही बोर करने वाला सीरियस लुकिंग दरमियानी उम्र का शख्स है। What did चिप्स थिंक when कैथरीन विजिटेड हिम अलोन, तो जब कैथरीन विज़िट करती थी ऑल अलोन, तन्हा आती थी उसके फार्म हाउस पे, तो क्या सोचता था? आपने पढ़ा कि when चिप्स saw a young girl like Catherine visiting a man alone in a farmhouse, he began to wonder where the world was going। वो हैरान हो जाता कि दुनिया को क्या हो गया, ख़वातीन इतनी आज़ाद हो गई हैं कि आज़ादाना तौर पे घूमती हैं। What was the profession of Catherine, आपने क्या पढ़ा कि she was a governess out of job and she had saved a little money besides। Why did चिप्स not contradict Catherine political views when she expressed them to him, तो चिप्स जो था वो कैथरीन के ख़यालात की मुखालफत क्यों नहीं करता था जब वो बातचीत करती थी? तो हमने ये देखा कि he did not consider it important or worthwhile or necessary to contradict or oppose the Catherine's views because he himself was not very much expressive, क्योंकि वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था, अपनी बातों को बहुत डिटेल और अच्छी तरीके से बयान नहीं कर सकता था, लिहाजा वो बहस नहीं करता था, कैथरीन को अपोज नहीं करता था, उसकी मुखालफत नहीं करता था। हाउ डिड कैथरीन बिगिन टू लाइक चिप्स, चिप्स को उसने कैसे, वो क्यों लाइक करती थी? शी लाइक चिप्स बिकॉज ऑफ हिज जेंटल एंड सॉफ्ट मैनर्स, बिकॉज शी थॉट दैट ऑल्दो हर व्यूज़ वर आउटडेटेड but he was completely honest, and she also liked his brown eyes, and she also liked that she looked quite charming, that he looked very charming when he smiled, ठीक है जी। हाउ मच टाइम डिड कैथरीन एंड चिप्स टेक टू फॉल इन लव विद ईच अदर एंड मैरी, कितना वक्त लगा उनको एक दूसरे से मोहब्बत डेवलप करने में? यानी विद इन अ वीक दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट स्टिक they considered themselves as engaged, and ultimately they married in London a week before the beginning of the which term? Autumn term। What were the political views of Mr. Chips? उसके political views क्या थे? Mr. Chips was old-fashioned, conservative and outdated, and he disliked modernity, and he disliked Bernard Shaw, William Morris and Ibsen, ठीक है। He considered their views reprehensible, वो इनके व्यूज़ को, मॉडर्न व्यूज़ को अच्छा नहीं समझता था।
What was the most interesting event in the novel? Very important question. Most interesting event आपने क्या पढ़ी? While climbing the great gable, he saw a beautiful girl waving her hand to her friend, and he found, or he thought, that perhaps the girl was in danger. So that is why he rushed towards. He hurriedly moved towards the girl, and in this effort he slipped and wrenched to his feet. And the girl ultimately took him to his farmhouse and continued looking after him over there. And there क्या हुआ कि this meeting developed into a sort of love, and ultimately they got married. जी, ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ कैथरीन ब्रिज, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है कैथरीन ब्रिजेस का करेक्टर स्केच। कैथरीन ब्रिजेस आपने क्या पढ़ा कि शी वॉज अ गवर्नर आउट ऑफ जॉब, शी वॉज 25 years old and she had flashing eyes, spotted or freckled cheeks and smooth straw colored hairs, and she married Chips in the year 1896, and she influenced Mr. Chips in many ways. She brought very happy changes in the personality of Mr. Chips, but unfortunately she died in a childbirth in the year 1898 after staying for 2 years with Chips only. जी, after staying only 2 years with Chips. Next question number 2 देखते हैं बेटे. What were Catherine's views about middle-aged men before meeting Chips? Chips से मुलाकात से पहले वो मिडल एज के जो मर्द थे उनके बारे में क्या सोचा करती थी? कैथरीन हैड ऑलवेज थॉट दैट शी ऑलवेज थॉट दैट द मिडल एजेड पर्सन और मैन हु रेड द टाइम्स एंड डिसअप्रूव द मॉडर्निटी वर एक्सट्रीमली बोर्स। वो समझती थी टाइम नामी अखबार पढ़ने वाले लोग, दरमियानी उम्र के लोग जो हैं बड़े बोर होते हैं। शी थॉट दैट दे कुड नॉट विन हर अफेक्शन। ठीक है, वो क्या समझती थी कि वो उसकी तवज्जो नहीं ले सकेंगे, बट मिस्टर चिप्स वॉज एन एक्सेप्शन। लेकिन मिस्टर चिप्स के बारे में देखते हैं कि वो बहरहाल शी डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ लाइकिंग फॉर हिम अल्टीमेटली। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़ डिड कैथरीन हैव? कैथरीन के पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में आपने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इन पॉलिटिक्स शी वॉज रेडिकल socialist, and she liked the views of Bernard Shaw, she liked the views of Ibsen, and she read William Morris, the modern writers. She believed that women ought to be admitted to universities. The women ought to be given a right or to have a right of voting. तो बड़ी रेडिकल सोशलिस्ट टॉक थी उसकी, और वो चाहती थी ख़वातीन यूनिवर्सिटी में दाखिल हों और उनको वोट का हक जो है वो मिले। Why was the spring 1896 important for Chips? चिप्स के लिए 1896 का स्प्रिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज इन द स्प्रिंग 1896 ही वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर ही हैड अ चांस टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस। जिसके लिए इसलिए अहम था क्योंकि वो इस साल कहाँ गया? लेक डिस्ट्रिक्ट गया, और वहाँ पर उसकी हादसाती तौर पर अचानक ही मुलाकात होती है अपनी फ्यूचर वाइफ से। किससे? कैथरीन ब्रिजेस से। ठीक है जनाब, बेटे आपका अब चैप्टर नंबर 4 जो है नॉवल में ये अब ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं बेटा। अनसॉल्व ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस देखिएगा अपनी बुक के अंदर। आपके जो फर्स्ट 12 पैराग्राफ्स हैं अनसॉल्व्ड, उनमें से आज 2 पैराग्राफ्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपके साथ टेंस और वोकैबुलरी शेयर करूँगी, इनको तवज्जो से आप देखेंगे और लिखना चाहें तो लिखते भी जाइएगा। जी बेटे, मेरे पास यूनिक नोट्स मौजूद हैं एंड हियर द पेज नंबर इज़ 275। पेज नंबर क्या है? 275 है। और इसमें जो फर्स्ट वाला आपके पास पैराग्राफ आ रहा है उसमें देखें क्या लिखा है। तमाम हिंदुस्तानी अखबारों ने 19 सितंबर 1972 को एक खबर शाया की। शाया करना क्या होता है? और शाया की पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हम क्या लिखेंगे बेटे? पब्लिश्ड लिखेंगे। शाया करना जो है उसकी इंग्लिश होगा पब्लिश्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेटे हम क्या देखते हैं कि 19 सितंबर 1972 को, तो ऑन 19th of September 1972, all the Indian newspapers, तमाम हिंदुस्तानी अखबारों ने
published a news. यानी on 19th of September 1972 all the Indian papers published a news, full stop. आगे है फतेहगढ़ 18 सितंबर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फतेहगढ़ FATEH, फतेहगढ़ GARH, फतेहगढ़ 18 सितंबर, कॉमा। आगे देखते हैं, गुज़श्ता रात 5 पाकिस्तानी जंगी कैदी कैंप से फरार हो गए। ठीक है, गुज़श्ता रात क्या होगा, लास्ट नाइट 5 पाकिस्तानी जंगी कैदी, 5 पाकिस्तानी वॉर प्रिजनर्स जंगी कैदी फरार हो गए। एस्केप्ड क्या होगा, फरार हो जाना। तो हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है फतेहगढ़ 18 सितंबर, फतेहगढ़ 18 सितंबर भी लिख सकते हैं, कॉमा। 5 पाकिस्तानी वॉर प्रिजनर्स एस्केप्ड द कैंप लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट शुरू में भी लगा सकते हैं कि फतेहगढ़ 18 सितंबर, कॉमा, लास्ट नाइट 5 पाकिस्तानी वॉर प्रिजनर्स एस्केप्ड द कैंप। ठीक है, वो सब के सब अफसर हैं, तो दे आर ऑल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर महेंद्र सिंह ने कहा है, कह चुका है, हैज़ सेड। तो मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह हम लिखते हैं मैजिस्ट्रेट के स्पेलिंग, मैजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह। ठीक है जी, तो उर्दू क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर महेंद्र सिंह ने कहा है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर महेंद्र सिंह हैज सेड कि भागने वाले जंगी कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ज़बरदस्त कोशिश कर रही है। ठीक है, कि भागने वाले जंगी कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ज़बरदस्त कोशिश कर रही है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, दैट पुलिस इज़ मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू अरेस्ट। पकड़ना क्या होता है, टू अरेस्ट, और भागने वाले क्या होगा, टू अरेस्ट होगा पकड़ना, और भागने वाले क्या होगा, एस्केप्ड वॉर प्रिजनर्स, भागने वाले जंगी कैदी। तो हम क्या कहेंगे कि भागने वाले जंगी कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस ज़बरदस्त कोशिश कर रही है। दैट पुलिस इज़ मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट, पुलिस इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, दैट पुलिस इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू अरेस्ट द एस्केप्ड वॉर prisoners, that police is trying its best to arrest the escaped war prisoners। आगे फुल स्टॉप के बाद आते हैं, इन पाकिस्तानी अफसरों के नाम हैं मेजर नादिर परवेज़, मेजर तारिक परवेज़, कैप्टन ज़फ़र हुसैन गुल, लेफ्टिनेंट नूर अहमद, लेफ्टिनेंट यामीन। तो बेटे नाम तो हम ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश में, तो द नेम ऑफ दिस पाकिस्तानी ऑफिसर्स आर, फिर आप इसमें कॉलन साइन लगा सकते हो और लिखेंगे मेजर MAJOR मेजर नादिर परवेज़, मेजर तारिक परवेज़, कॉमा, कैप्टन ज़फ़र हुसैन गुल। और लेफ्टिनेंट के लिए आप एब्रीविएशन में LT लिखते हो, इस तरह से लिखते हैं लेफ्टिनेंट कौन से, लेफ्टिनेंट नूर अहमद, लेफ्टिनेंट यामीन, फुल स्टॉप। ठीक है जी, आगे है शुरू ही से उन्होंने इरादा किया था, यानी किया था, कर चुके थे। तो शुरू ही से उन्होंने इरादा किया था कि जंगी कैदियों के कैंप से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दे हैड किया था, कर चुके, दे हैड डिसाइडेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। क्या होता है, हर मुमकिन कोशिश करना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू एस्केप the camp of prisoners, to escape the camp of prisoners। तो हम क्या कहेंगे कि शुरू ही से उन्होंने इरादा किया था, दे हैड decided right from the beginning to escape or to make every possible effort to escape the prisoners camp, to escape
द कैंप ऑफ द प्रिजनर्स या टू एस्केप द प्रिजनर्स कैंप। आगे देखते हैं बेटे, फतेहगढ़ कैंप में उन्होंने कई महीनों की सख्त कोशिश के बाद, आफ्टर अ हार्ड एफर्ट ऑफ सेवरल मंथ, कई महीनों की सख्त कोशिश के बाद, आफ्टर अ हार्ड एफर्ट ऑफ सेवरल मंथ, मैं लिख देती हूँ आफ्टर अ हार्ड एफर्ट ऑफ सेवरल मंथ्स। देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कई महीने की कोशिश के बाद। जी, फतेहगढ़ कैंप में उन्होंने कई महीनों की सख्त कोशिश के बाद एक 210 गज लंबी सुरंग खोदी कहते हैं डिगअप होता है, यहाँ डगअप होगा खोदना, तो हम क्या कहते, और सुरंग क्या होगा, टनल, TUNNEL टनल, ठीक है। तो 210 गज क्या होगा, 210 यार्ड्स, 210 यार्ड्स। तो इसकी इंग्लिश कर लेते हैं बेटे। After a hard effort of several months in Fatehgarh camp, they dug up a tunnel of about 210 yards. ठीक है जी। इन फतेहगढ़ कैंप, ऐसे भी कह सकते हैं इन फतेहगढ़ कैंप, कॉमा, आफ्टर a hard effort of several months, they dug up a tunnel of about 210 yards. और रात के वक्त कैंप से निकल गया क्या होगा, लेफ्ट, एंड लेफ्ट द कैंप, कब उन्होंने छोड़ा, कब निकले, एंड लेफ्ट द कैंप एट नाइट, आगे देखिए, हिंदुस्तानी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी, ये सारा पास्ट टेंस में है, तो कैन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी कुड नॉट अरेस्ट, तो इंडियन आर्मी कुड नॉट अरेस्ट them. Indian army could not arrest them. इंडियन पुलिस है, बल्कि आर्मी नहीं, इसमें फौज नहीं है, पुलिस है, तो इंडियन पुलिस कुड नॉट अरेस्ट देम, और वो नेपाल पहुंचने में कामयाब हो गए। ठीक है, कामयाब हो जाना, सक्सीडेड, एंड दे सक्सीडेड इन रीचिंग नेपाल, और वो नेपाल पहुंचने में कामयाब हो गए। ठीक है जी बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, और फिर बजरिया जहाज़ पाकिस्तान आगे, एंड देन केम टू पाकिस्तान, बजरिया जहाज़ क्या होगा, बाय एयर, एंड देन केम टू पाकिस्तान बाय एयर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड देन केम टू पाकिस्तान बाय एयर। ये बेटा आपका एक पैराग्राफ जो है वो हो गया मुकम्मल। अब दूसरा पैराग्राफ जो इसको देख लेते हैं, हमें 2 पैराग्राफ ही आज करना है। इसमें है 1846 में अंग्रेज़ों ने, जी इसमें से हम पढ़ते हैं, 1846 में अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादी गुलाब सिंह के हाथ फ़रोख्त कर दी। फ़रोख्त कर देना वर्ब है इसमें, सेल, सोल्ड। तो हम देखते हैं इन 1846 द ब्रिटिशर्स, यानी अंग्रेज़ों ने इन 1846 द ब्रिटिशर्स सोल्ड क्या सोल्ड किया है, द ब्यूटीफुल वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किसको सोल्ड किया है, टू गुलाब सिंह। ठीक है, इन 1846 द ब्रिटिशर्स सोल्ड द ब्यूटीफुल वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब Singh. In 1846, the Britishers sold the beautiful valley of Jammu and Kashmir to Gulab Singh. GULABSINGH. आगे देखते हैं, वादी के साथ कश्मीर के इंसान भी बेच दिए गए, फिर पास्ट टेंस आ जाएगा, तो द पीपल ऑफ कश्मीर के लोग, द पीपल ऑफ कश्मीर वर ऑल्सो सोल्ड, The people of Kashmir were also sold with this valley, इस वादी के साथ ही। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, तो पास इंडेफिनिट आया, पास की बात कर उन्होंने इसमें कर दी, तो पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947।
राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। तो क्या आएगा बेटा कि नहीं, इससे पहले एक लाइन छूट गई। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। शामिल होना, टू हैव एफिलिएशन विद, टू हैव एफिलिएशन विद, इल्हाक करना, ज्वाइन करना, शामिल हो जाना, टू हैव एफिलिएशन विद। तो हम देखते हैं कि क्या सेंटेंस है हमारे पास। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। द पीपल ऑफ कश्मीर वॉन्टेड टू हैव एफिलिएशन, द पीपल ऑफ कश्मीर वॉन्टेड टू हैव एफिलिएशन विद पाकिस्तान। राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। तो राजा हरि सिंह गॉट इट एफिलिएटेड, इल्हाक कर लिया, गॉट इट एफिलिएटेड विद इंडिया। राजा हरि सिंह गॉट इट एफिलिएटेड, इल्हाक कर लेना, गॉट इट एफिलिएटेड विद इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। शेख अब्दुल्ला ने फैसले की हमायत की। तो शेख अब्दुल्ला फेवर्ड, फेवर्ड सपोर्टेड, दोनों का मतलब हिमायत होगा। फेवर्ड सपोर्टेड, तो शेख अब्दुल्ला सपोर्टेड और फेवर्ड दिस डिसीजन, ही फेवर्ड दिस डिसीजन। कश्मीरियों ने हथियार उठा लिए। हथियार उठाना होता है टुक द आर्म, हथियार उठा लिए, सेकेंड फॉर्म, टुक द आर्म्स, हथियार उठा। लेड डाउन आर्म्स होता है हथियार डाल देना, और हथियार उठाना होगा टुक द आर्म्स। तो कश्मीरियों ने हथियार उठा लिए, द कश्मीर इज़ टुक द आर्म्स। हिंदुस्तानी फ़ौज वादी में दाखिल हो गई, एंटर्ड। तो इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस एंटर्ड द वैली। पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद की, हेल्प्ड वर्ब है। तो पाकिस्तानीज हेल्प्ड द कश्मीरीज, ठीक है। पाकिस्तान या पाकिस्तान हेल्प्ड, पाकिस्तान इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद की, तो पाकिस्तान हेल्प्ड द कश्मीरीज। नेक्स्ट है, कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करा लिया गया। अ पार्ट ऑफ कश्मीर वॉज लिबरेटेड, अ पार्ट ऑफ कश्मीर वॉज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब आज़ाद करवा लेना, ये बेटा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अ पार्ट ऑफ कश्मीर वॉज लिबरेटेड। आखिरकार अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में इस तस्वाब राय करवाने का फ़ैसला कर लिया। जी बेटा, इस तस्वाब राय क्या होता है? एक तरह का रेफरेंडम है, पब्लिक ओपिनियन, फ्री पब्लिक ओपिनियन होती है। तो इस तस्वाब राय को हम इंग्लिश में लिखते हैं टू होल्ड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होगा इस तस्वाब राय करवाना, रेफरेंडम करवाना, वोटिंग करवाना। तो हमारे पास सेंटेंस ये था कि आखिरकार क्या होगा? इवेंचुअली, फाइनली, एट लास्ट। अक़वाम मुत्तहिदा क्या है? यूएनओ। कश्मीर में इस तस्वाब राय करवाने का वादा किया, प्रॉमिस्ड, यहाँ वर्ब है वादा, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इवेंचुअली यूएनओ promised to hold a plebiscite. Eventually the UNO decided or promised, the UNO promised to hold a plebiscite in Kashmir. हिंदुस्तान इस पर राज़ी हो गया। राज़ी हो गया, agreed upon. India agreed upon it. India agreed upon it. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन आपकी है, जंग ख़त्म हो गई। The war ended. The war ended. ख़त्म हो गई, past tense, second form. The war ended. फिर आपके पास एक लाइन आती है, हिंदुस्तान वादे से मुकर गया। वादे से मुकरना होता है to back out one's promise. back out होगा मुकर जाना। तो India backed out its promise. India backed out its promise. रूस ने हिंदुस्तान की हमायत की। रशिया सपोर्टेड, किसको सपोर्ट किया? इंडिया को। सपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट है ये सारा पैराग्राफ भी। तो रशिया सपोर्टेड इंडिया। अक़वाम मुत्तहिदा बेबस थी। तो यूएनओ क्या थी जनाब? हेल्पलेस थी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेल्पलेस। तो यूएनओ वॉज हेल्पलेस। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इस तस्वाब राय ना हो सका। तो प्लेबिसाइट couldn't be held,
couldn't be held. Plebiscite could not be held. बी की वजह से थर्ड फॉर्म आ जाएगी. Plebiscite could not be held. नेक्स्ट देखिएगा, वादी का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, अ बिग पार्ट ऑफ द वैली, अ मेजर पार्ट ऑफ द वैली, अ बिग पार्ट ऑफ द वैली आज भी हिंदुस्तान के कब्जे में है. इज स्टिल अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन. इंडियन occupation. A big part of the valley is still under Indian occupation. ठीक है, a big part, a major part of the valley is still under Indian occupation. जी बेटे, आपके 2 पैराग्राफ टारगेट थे, ये हमने कर लिए. एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट अभी अवेलेबल हैं. बेटे प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमने 7 की हैं और कितनी करनी है, 11 करनी है. आज मज़ीद देखते हैं कितनी कर सकते हैं, इस पीरियड को अवेल कर सकते हैं. आप प्रेपोजिशन वाला चैप्टर खोल लीजिएगा. यूनिक नोट्स में से मेरे पास पेज नंबर 181 है यूनिक नोट्स का, और इसमें एक्सरसाइज नंबर 8 है. एक्सरसाइज नंबर 8 हम लोग आज करते हैं. जी आपके पास, इसको मिटा लेते हैं, शायद कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो साथ साथ हम यहाँ पर लिखते भी जाएंगे. जी बेटे, एक्सरसाइज नंबर 8, आई एम ऑब्लाइज डैश हिम. ऑब्लाइज हिम है, किसी पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है तो टू प्रेपोजिशन आएगी, ऑब्लाइज टू. ऑब्लाइज टू का मतलब होता है इंडेप्टेड टू, एहसानमंद होना, कि मैं आपका एहसानमंद हूँ. फॉर हिज टाइमली हेल्प, उसकी बर वक्त मदद के लिए. फिर है आई एम प्राउड डैश माई कंट्री. प्राउड ऑफ होता है किसी चीज़ पर फ़ख्र महसूस करना, तो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री. फिर आपके पास नंबर 3 है, ही लॉन्ग्स अ कार. लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर एक फ्रेजल में आ जाता है, और लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है डिज़ायर्ड, टू हैव डिज़ायर्ड फॉर, ख्वाहिशमंद होना किसी चीज़ के लिए. तो हम देखते हैं ही लॉन्ग्स फॉर अ कार, कि उसकी ख्वाहिश क्या है, गाड़ी रखना. नंबर 4, अर्ली राइजिंग इज़ गुड डैश हेल्थ. यानी इसमें बता दिया कि हेल्थ के लिए अर्ली राइजिंग ज़रूरी है. तो फॉर व्हाट, फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी फॉर हेल्थ. आई फील सॉरी फॉर द पुअर. फील सॉरी फॉर इडियम है, टू फील सॉरी फॉर, हमदर्दी रखना, टू फील सॉरी फॉर द पुअर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फील सॉरी फॉर द पुअर, कि मैं गरीबों से हमदर्दी रखता हूँ. आई डिड नॉट अप्लाई डैश लीव. आई डिड नॉट अप्लाई डैश लीव, यानी रुखसत के लिए मैंने अप्लाई ना किया. किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर यहाँ पर इसलिए आ जाएगा, किस लिए अप्लाई ना किया, फॉर लीव, सिंपल प्रेपोजिशन. नंबर 7, द स्कीम वॉज अप्रूव डैश द ऑफिसर्स. तो ऑफिसर्स की जानिब से अप्रूव हुई है, इसलिए बाय आएगा, सिंपल प्रेपोजिशन. द इम्प्रूव्ड बाय समबडी, बाय द ऑफिसर्स. जी नंबर 8, प्लीज़ अटेंड मी फॉर अ मोमेंट. अटेंड टू, अटेंड मी है, किसी की जानिब इशारा किया जा रहा है तो टू प्रेपोजिशन आती है, तो कहा जा रहा है कि मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो दी जाए, मेरी बात की तरफ. अटेंड टू आएगा, तो आपके पास क्या वर्ड आ गया, अटेंड टू. ठीक है जी, तवज्जो दी जाना. नंबर 9, ही फेल विक्टिम डैश द डिसीज़. जब डिसीज़, किसी डिसीज़ का शिकार होने के बारे में बात की जाए तो फॉल अ विक्टिम टू, तो हम कहते हैं फॉल अ विक्टिम टू. फॉल आ विक्टिम टू इडियम है, इसका मतलब किसी डिसीज़, बीमारी का शिकार हो जाना. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इडियम्स भी, इनमें सिंपल प्रेपोजिशंस भी है, फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो लगने वाली प्रेपोजिशंस हैं वो भी हैं, और इडियम्स भी हैं. उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो इडियम जैसा है उसे हमें वैसे ही जहन में रखना है उस मीनिंग को. जी, ही फेल विक्टिम टू अ डिसीज़. नंबर 10, द टी इज़ वेरी हॉट. चाय बहुत गर्म है. आई मस्ट पुट सम मिल्क डैश इट. सिंपल प्रेपोजिशन, किसी चीज़ के अंदर गहराई की बात की जाए तो इन होगा, तो आई मस्ट पुट सम मिल्क इन इट. नंबर 9 एक्सरसाइज कर लेते हैं. वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द कंट्री. अबाइड बाय होता है, अबाइड बाय फ्रेजल वर्ब है. अबाइड बाय का मतलब क्या होता है, पाबंदी करना, टू ऑब्जर्व, मानना. तो हमें ट्रैफिक, अपने मुल्क के कवानीन को मानना चाहिए. नंबर 2, ही इज़ नोन डैश हिज मेडिकल रिसर्चेस. वो अपने मेडिकल रिसर्चेस की वजह से जाना जाता है. नोन फॉर, नोन फॉर ये भी एक आपके इडियम्स में आता है. नोन फॉर का मतलब फेमिलियर, मशहूर होना, जिसे लोग जानते हो, उसके लिए हम कहते हैं नोन फॉर. तो ये यहाँ पर आप फॉर लिखेंगे. नेक्स्ट पे आ जाइए बेटे.
ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज़ डिसक्वालीफाइड, अपनी एज के बिना पर वो डिसक्वालीफाई हो गया, किसके लिए? कंपीटिंग के लिए, कंपीट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल 4 आएगी, 4 कंपीटिंग। नंबर 4 है आई एम नॉट कंसर्न्ड हिज अफेयर्स। कंसर्न हिज, जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो विद आ जाएगा, तो हम कहेंगे आई एम नॉट कंसर्न्ड विद हिज अफेयर्स, कि मुझे उसके मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे देखते हैं नंबर 5, ब्रास कंसिस्ट डैश कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक पर मुश्तमिल है, उसका बना हुआ है क्या? ब्रास। तो कंसिस्ट कहते हैं कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना, मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज़ से बना हुआ होना कंसिस्ट ऑफ कहलाता है। फिर देखें नंबर 6, ही हैज़ नो गुड कॉज डैश कंप्लेंट, कि उसके पास कोई वाज़ेह वजह नहीं है, किसके लिए? कंप्लेन के लिए। तो यहाँ पर डैश में आएगा किसके लिए, यानी फॉर व्हाट? फॉर कंप्लेंट, सिंपल प्रपोजिशन 4 आएगी। द पेशेंट इज़ नाउ फ्री डैश डेंजर, यानी पेशेंट इज़ नाउ फ्री, किस चीज़ से फ्री हो चुका है वो? फ्रॉम डेंजर। फ्रॉम डेंजर यानी ख़तरे से, टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर, टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर। तो प्रपोजिशन है फ्रॉम, किस चीज़ से। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर इज़ फेमस डैश इट्स कॉलेजेस, फेमस डैश इट्स कॉलेजेस, अपने कॉलेजेस की वजह, यानी वजह जो बन गई, व्हाट्स फॉर, लाहौर इज़ फेमस फॉर व्हाट, तो वो किस चीज़ के लिए लाहौर मशहूर है? फॉर इट्स कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपके पास प्रपोजिशन आएगी फेमस फॉर, 4 आ जाएगा उस जगह के लिए, उस चीज़ के लिए जिसको मेंशन किया गया है। नंबर 9, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्नेयरिंग डैश एवरीथिंग, स्नेयर एट, स्नेयर के साथ प्रपोजिशन लगती है, स्नेयर एट फ्रेजल वर्ब है। स्नेयर एट का मतलब क्या होता है? लाफ एट, दूसरों का मजाक उड़ाना, हंसना। तो यहाँ पर आएगा ही इज़ इन द हैबिट ऑफ स्नेयरिंग एट एवरीथिंग, हर चीज़ पे वो हंसता है, ये उसकी आदत है। नंबर 10, द होल लैंड वॉज सफरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सफरिंग फ्रॉम होता है, सफरिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फेसिंग, फेसिंग अ क्राइसिस। तो यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम आएगा। नंबर 10 एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज करनी है। गालिब्स पोइट्री इज़ रिमार्केबल डैश इट्स परफेक्शन, अपनी परफेक्शन के लिए, कामलियत के लिए गालिब की पोइट्री बड़ी रिमार्केबल है, बड़ी शानदार है। तो फॉर व्हाट इट इज़ फेमस, इट इज़ रिमार्केबल। तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, किस चीज़ के लिए है? जिस चीज़ की क्वालिटी को, या जो क्वालिटी इंडिकेट की जा रही हो, तो उसके लिए हम 4 इस्तेमाल करेंगे। लेट अस नोट कन्फ्यूज़ लिबर्टी डैश लाइसेंस, लिबर्टी तो फ्रीडम होता है, आज़ादी, तो लाइसेंस किसे कहते हैं? लाइसेंस होता है फ्रीडम टू बिहेव एज वंस डिज़ायर, फ्रीडम टू बिहेव एज वंस डिज़ायर, अपने ख्वाहिशात के ताबे रहना, बेराह रवी। तो क्या कहते हैं? लेट अस नॉट कन्फ्यूज़, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए 2 कंसेप्ट के बारे में। कन्फ्यूज़ लिबर्टी, लेट अस नॉट कन्फ्यूज़ लिबर्टी, कि हम इसको कन्फ्यूज़ ना करें, मिलाएं ना लिबर्टी को विद व्हाट? विद लाइसेंस। यहाँ आएगा विद लाइसेंस, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों अपोजिशंस में हैं, दोनों अपोजिट चीज़ें। ही इज़ प्रोमिनेंट डैश हिज क्लास, अपनी क्लास में प्रोमिनेंट है, तो इन आ जाएगा, सिंपल प्रपोजिशन। मैनी डेलीगेट्स एब्सटेन डैश वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम फ्रेजल वर्ब है, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है अवॉइड, कि बहुत से लोग जो हैं वोटिंग से अवॉइड करते हैं, तो आ जाएगा एब्सटेन फ्रॉम। ही इज़ अफ्रेड डैश स्नैक्स एंड लिजर्ड्स, लिजर्ड से और स्नैक्स से वो खौफज़दा है, अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है किसी चीज़ से खौफज़दा होना। बिवियर डैश पिक पॉकेट्स, और किसी से बाखबर हो, किसी से ख़बरदार रहना भी बिवियर ऑफ होता है, बिवियर ऑफ। तो यहाँ क्या आएगा? बिवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। द वॉशरमैन हैज़ कम डैश क्लॉथ्स, वॉशरमैन जो है, धोबी जो है वो आ चुका है, डैश क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए। तो फॉर व्हाट ही हैज़ कम, फॉर व्हाट, तो यहाँ पर 4 आएगा कि फॉर क्लॉथ्स। द टीचर कंपेयर द 2 पोइट्स ईच अदर, जो ईच अदर 2 लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, 2 पोइट्स है, तो विद आ जाएगा विद ईच अदर। द टीचर्स कंपेयर द 2 पोइट्स डैश ईच अदर विद ईच अदर। नंबर 9, ही वॉन्ट्स टू कन्विंस यू डैश हिज इनोसेंस, किस चीज़ से मुतासिर करना चाहता है? ऑफ हिज इनोसेंस, यानी टू कन्विंस समवन, to convince someone's of some you can say some quality, तो कहा है he wants to convince you of his innocence. Last, he is very particular dash his clothes, बेटा particular about का मतलब होता है specific, very conspicuous,
वेरी कॉन्स्पिक्यूअस, वेरी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर अबाउट किसी चीज़ के बारे में हसास होना, अपने लिबास के बारे में, अपनी अशिया के बारे में, वो होता है पर्टिकुलर अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर हुआ ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज क्लॉथ्स। तो बेटे आपकी 10 एक्सरसाइजेज जो हैं अब तक कंप्लीट हो गई। लास्ट एक्सरसाइज रह गई प्रेपोजिशन की, जो आगे किसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ 3 एडिशनल एक्सरसाइजेज भी होंगी, वो भी हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।